सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड नमस्ते, जो कि मेरे से बड़े हैं और मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं और सारे को ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक केवल बायोलॉजी नहीं है, ये टॉपिक सबको जानना जरूरी है। ये बायोलॉजी भी है, फिलोसफी भी है, स्पिरिचुअल भी है, साइंस है एंड हिस्ट्री भी है। सो कृपा करके ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, आप अगर अंत तक देखेंगे, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ जान पाएंगे। सो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? परिवर्तन। सो परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन अर्थात चेंजेस। आप सबको पता होगा कि हम लोग एक सिंगल सेल से आज होमोसेपियंस तक आके पहुंचे हैं। एक सिंगल सेल से हमारा प्रजाति का नाम क्या है? होमोसेपियंस। सब समझ सकते हैं कितना साल लगा होगा इस जर्नी में। इस कितना साल लगा होगा सोच सकते हैं। हम सोच कर तो हमको घबराहट हो रहा है, भाई कितना साल लगा होगा। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहले हम देखेंगे यूनिवर्स और ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुआ है। उसके बाद हम फिर देखेंगे ब्रह्मांड के सृष्टि होने के बाद हमारा जो प्यारे सा अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम देखेंगे पृथ्वी में एक सिंगल सेल से कैसे होमोसेपियंस अर्थात हमारा जो प्रजाति है वो कैसे आए हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में और आध्यात्मिक की भाषा में कॉन्शियसनेस, वो कैसे डेवलप हुआ। वो सारे के बारे में आज हम देखेंगे। सो पहले ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो क्या है? पहले ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ। ब्रह्मांड की कैसे सृष्टि हुआ? अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, 13 बिलियन ईयर एगो। सो 13 बिलियन ईयर एगो, 1 बिलियन 100 करोड़ अर्थात 100 करोड़ होता है। 1300 करोड़ साल पहले, लगभग 1300 करोड़। और आपकी एनसीईआरटी में लिखता है क्या? लगभग 20 बिलियन ईयर एगो। सो मान लो जो भी हो, मान लीजिए 13 बिलियन ईयर एगो अकॉर्डिंग टू रिसर्च। सो 13 बिलियन ईयर एगो हमारा ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ। सो बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो कहता है कि बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के वजह से ब्रह्मांड धीरे धीरे करके फैलने लगा। जब ब्रह्मांड धीरे धीरे करके फैलने लगा, तब क्या हुआ? किसी भी चीज का एक बड़ा सा कोलिजन होगा, तब क्या होगा? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तब क्या होगा? धीरे धीरे करके वो चीज फैलने लगेगा। सेम चीज ब्रह्मांड में एक बड़ा सा कोलिजन हुआ, जिसके कारण वो क्या हुआ? फैलने लगा। उसके बाद हम देखते हैं फिर करोड़ों साल बीतते गया धीरे धीरे करके। जब करोड़ों साल बीतते गया, ब्रह्मांड में क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन होने लगा, जिसको हम बोलते हैं कूल डाउन होने लगा, ठंडा होने लगा धीरे धीरे करके। जब धीरे धीरे करके ठंडा होने लगा, तब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ। क्या फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सी, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। सो गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। आपको सब उल्टा दिखता होगा। सो उल्टा क्या गया है सब? क्या फॉर्मेशन क्या है? गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सी जो है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सी स्टार को लेके, डॉट्स को लेके, स्मोक, ये सारे मिलके, स्टार, डॉट्स, ये स्मोक मिलके क्या बनाए? गैलेक्सी बनाए। आप सब जानते होंगे
हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में एक प्यारा सा प्लैनेट प्रेजेंट है, उसका नाम है अर्थ। ये अर्थ कब फॉर्मेशन हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो। 4.5 बिलियन ईयर एगो मान जान लीजिए। इस 4.5 बिलियन ईयर एगो लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारा पृथ्वी सृष्टि हुआ। जब ये पृथ्वी सृष्टि हुआ तब क्या हुआ? जब ये पृथ्वी सृष्टि हुआ तब हम देखते हैं ये पृथ्वी पूरा लाल लाल दिखता था। ये लाल लाल का मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था कि ये जला हुआ था, बड़ा सा कोलिजन जो हुआ था, टेम्परेचर हाई था, जिसके कारण ये लाल लाल दिख रहा था। इसके अंदर भी टेम्परेचर बहुत हाई था। धीरे धीरे करके कूल डाउन होने लगा। जब कूल डाउन होने लगा तब क्या है, एक गर्म पानी ब्रह्मांड में धीरे धीरे करके गर्म पानी गिरने लगे। आज आप जो समंदर देख रहे हैं, जो समंदर है, वो समंदर में कहां से पानी आया? वो गर्म पानी गिरा। वो जो गड्ढा हुआ था कोलिजन के वजह से, जो गड्ढा हुआ था उसमें गर्म पानी सब गिरा। जब गर्म पानी गिरा तब हमको क्या देखने को मिला? जब गर्म पानी का स्रोत मिला, गड्ढा में गिरा, तब धीरे धीरे पानी का स्रोत मिल गया है। जब पानी मिला है, समंदर में पानी मिल गया है, तब एक नेक्स्ट स्टेप हमको देखने को मिलता है और एक परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन क्या है? वो एक परिवर्तन है नॉन सेलुलर से सेलुलर का फॉर्मेशन होना। क्या है? नॉन सेलुलर से सेलुलर का फॉर्मेशन होना, अर्थात नॉन सेल से सेल का फॉर्मेशन होता है। नॉन सेल जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। इनऑर्गेनिक क्या होता है वो भी बताएंगे। इसमें दो साइंटिस्ट को हम जोड़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ऑपरिन एंड हेल्डेन। वो क्या बोले? वो बोले कि पृथ्वी पे टेम्परेचर 800 डिग्री था। कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस था। 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके साथ कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि लिए मीथेन, H2O जो कि वेपर फॉर्म में है, CO2, मीथेन, H2O, CO2, H2, हाइड्रोजन, ये सारे मिलके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे। ये कौन दिए? ये ऑपरिन एंड हेल्डेन। ये बायोलॉजिकल टॉपिक ओनली नहीं है, ये बायोलॉजी है, फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअल है, हिस्ट्री है। आप लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उसके बाद गैलेक्सी बना, उसमें अर्थ बना, पानी गिरा, गड्ढे में पानी गिरने के बाद इनऑर्गेनिक से क्या बना? ऑर्गेनिक बना। इसमें हम देखते हैं थ्योरी कौन देते हैं? ऑपरिन एंड हेल्डेन। उसके बाद फिर आते हैं दो साइंटिस्ट जो थ्योरी दिए थे ऑपरिन एंड हेल्डेन, उसको प्रूव करके दिखा देते हैं, जिनका नाम है मिलर एंड वुरे। मिलर एंड वुरे एक बड़ा सा सेटअप बनाते हैं, लैब के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप बनाते हैं, जिसके अंदर वो क्या लिए? मीथेन, और उसके साथ क्या लिए? CO2, H2 एंड H2O। ये सारे सामान को लेके वो क्या बनाए? वो ये बनाए ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बनाए? इसमें
not CO2, NH3. So NH3 CH3 ने CH4H2 and H2 इसको लेके वो क्या बनाया, ये बनाया अमीनो एसिड्स। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है मिलर एंड मुरे, वो क्या प्रूव किए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है जिसका नाम है अमीनो एसिड बन रहा है। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम तक कुछ साइंटिस्ट एक्सटेंड किए। जब साइंटिस्ट एक्सटेंड किए वो देखे इसमें पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए और क्या है अमीनो एसिड्स, ये सारे फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है ना, अभी रिसेंट 50-70 साल पहले ही किया गया था। उसमें प्रूफ मिला कि ये सच है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन हो रहा है। सो पहला थ्योरी ये प्रूव हो गया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या बोले, सबसे इंटरेस्टिंग है, उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या बोले, ये जो इनऑर्गेनिक था जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, ये सारे मिलके एक सेल के अंदर आए, एक सेल के अंदर एंटर कर गए, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटो मतलब फर्स्ट सिंगल सेल, जिसे हम कहते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। यहां पर ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट जो है ना नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो में फॉर्मेशन हुआ था। 3 बिलियन ईयर एगो में क्या फॉर्मेशन हुआ, नॉन सेलुलर फॉर्मेशन हुआ। 2 बिलियन ईयर एगो में क्या फॉर्मेशन हुआ, सेलुलर, फर्स्ट सिंगल सेल पूरे ब्रह्मांड में। कब आया, पूरे ब्रह्मांड में 200 करोड़ साल पहले आया। अब सोच सकते हैं 200 करोड़ साल के बाद आज हम लोग आए। कितने साल बाद, 200 करोड़ साल लग गया होमो सेपियंस तक हमको डेवलप होने में। हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे कि हिंदुइज्म हो सकता है, दूसरे रिलीजन हो सकता है, उनमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन मिलेगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो कि हम कभी डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं। लेकिन हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, बायोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसमें एविडेंस ज्यादा है। हो सकता है चेतना के स्तर, जिसे हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, जो कि हम डिस्कस करेंगे, चेतना के स्तर में हम स्पिरिचुअलिटी को साइंस से ज्यादा मानेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा प्रूफ हमको मिलता है, जो कि आगे जाके हम बताएंगे आपको। सो आपको अंत तक देखना है। उसके बाद फर्स्ट सिंगल सेल कब आया, 2 बिलियन ईयर एगो आया, 200 करोड़ साल पहले फर्स्ट सिंगल सेल आया। उसके बाद हम देखते हैं ये सिंगल सेल में फर्स्ट, आप सबको पता होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमलिया। जो मोनेरा के क्लास में यूनिसेलुलर आते हैं और मोनेरा जो होता है वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो फर्स्ट आए थे। हम देखते हैं फर्स्ट जो पानी के अंदर आए, सारा डेवलपमेंट, सारा परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सारा परिवर्तन पानी के अंदर हो रहा है। सो पहले कौन आया, केमो हेटेरोट्रॉप्स। केमो हेटेरोट्रॉप्स। केमो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है पहले समझिए। केमो मतलब केमिकल एनर्जी, हेटेरोट्रॉप मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अर्थात पानी के जो कुछ एनर्जी होता है उसको ये उसके साथ गर्म पानी गिरा था, उसके अंदर केमिकल भी होगा, वो गर्म पानी एंड केमिकल को यूज करके फर्स्ट बैक्टीरिया आया जिसका नाम है केमो हेटेरोट्रॉप्स, जो कि फिर डेवलप हुआ केमो ऑटोट्रॉप।
केमो हेटेरोट्रोप आया, उसके बाद आए केमो ऑटोट्रोप, जो कि केमिकल को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना खुद बना पा रहे थे। उसके बाद फिर आए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया आए थे वो क्या था? वो एनऑक्सीजेनिक, अर्थात तब तक पूरे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं आया था। पहले केमो हेटेरोट्रोप आया, उसके बाद केमो ऑटोट्रोप आया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक आया। तब तक माहौल में ऑक्सीजन नहीं आया था। उसके बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोप, उसके साथ ऑक्सीजेनिक। अर्थात अब क्या हो गया? जैसे कि आपको पता है पेड़ से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, पानी ब्रेकडाउन होता है, पानी बना किससे है? H2O। H2O से क्या निकलता है? H2O से ऑक्सीजन निकलता है। जब ऑक्सीजन माहौल में जाता है तब क्या बनाता है? एटमॉस्फेयर बनाता है, जो कि आज आप देख रहे थे। सो उसी माहौल ने कौन दिया? साइनोबैक्टीरिया ये प्रोवाइड किया ऑक्सीजेनिक। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, वो क्या प्रोवाइड किया? एनवायरमेंट प्रोवाइड किया। क्यों? एक तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दूसरा चीज ऑक्सीजन निकल रहा है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट बनाया जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर बनाया। उसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का ये O and O2, ऑक्सीजन एटम है, ये मॉलिक्यूल है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आने के वजह से माहौल में और एक चीज आया जिसे हम कहते हैं O3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। O3 क्या होता है? O3 को हम कहते हैं ओजोन लेयर। आज का जो ओजोन लेयर हम देख रहे हैं किसके वजह से आया? आज का जो ओजोन लेयर आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, O3 आया। जब O3 का एंटर हुआ माहौल में, जो सनलाइट आ रहा था ऑर्गेनिज्म को हार्म करता, क्योंकि उसमें क्या है? एक तो यूवी रेडिएशन है, डायरेक्टली आके क्षति पहुंचाएगा। सो इसीलिए ओजोन लेयर माहौल दे दिया। क्या हो गया? सेकेंड चीज, ओजोन लेयर बनने से माहौल में, अर्थ में ठंडा आया, ठंडा जिसे हम कहेंगे कूल। सो अर्थ धीरे धीरे कूल होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके जब ऑक्सीजन आता है फिर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं परिवर्तन होता है। सो क्या बनेगा? सिंगल सेल के बाद साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक से धीरे धीरे करके फर्स्ट आएंगे इनवर्टिब्रेट्स। क्या आएंगे? इनवर्टिब्रेट्स, जिसे हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जो कि मछली आएंगे फर्स्ट। जॉलेस, उनका रीढ़ का हड्डी भी नहीं था। जॉलेस फिश आएंगे, मछली आएंगे। सो मछली पहले एंटर करेंगे। जब मछली पहले एंटर करते हैं तब हम क्या देखते हैं? आप कहानी में सुने होंगे, स्पिरिचुअलिटी में कुछ पुराण वगैरह में लिखा है कि भगवान वासुदेव जो होते हैं वो मत्स्य अवतार लेते हैं, जो कि अभी स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं जाएंगे। हम बायोलॉजी के लिए डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन को, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे कॉन्शियसनेस जब बात करेंगे, चेतना के बारे में। अभी बायोलॉजी बात करेंगे। सो इनवर्टिब्रेट में फिश पहले आए, उसके बाद इनवर्टिब्रेट के बाद आते हैं वर्टिब्रेट, जिसे हम कहते हैं जिसके पास रीढ़ की हड्डी है। वर्टिब्रेट आते हैं। सो वर्टिब्रेट में जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उनकी में
एक वर्टिब्रेट लोट फिन फिश जिसको हम बोलते हैं कोलेकांथ। और कोलेकांथ क्या होता है ना, मेजरली और डेवलप होगा किसमें, आज का एक वर्टिब्रेट बनेगा एम्फीबिया। वर्टिब्रेट से क्या बनेगा, एम्फीबिया। ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनिए, जितने भी कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई मेरे सीनियर हो सकता है, कोई भी जो भी देख रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। इनवर्टिब्रेट में हम क्या देख रहे हैं, इनवर्टिब्रेट किसमें डेवलप हो रहा है, इनवर्टिब्रेट में डेवलप हो रहा है एम्फीबिया। वर्टिब्रेट किसमें डेवलप हो रहा है, एम्फीबिया। पहले सिंगल सेल, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोथ। एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, जो पानी में रह सकता है, जो सॉइल में, लैंड में रह सकता है। सारा जितना भी परिवर्तन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, पानी के अंदर हो रहा था। अब माहौल ने धीरे धीरे पानी से उठाकर जीव को बोला तुम लैंड में जाओ, राज करो। वो धीरे धीरे क्या करने लगे, लैंड के ऊपर आने लगे कि लैंड में हम लोग काम करेंगे। उसमें वो लोग क्या देखे ना, एम्फीबिया में आते हैं फ्रॉग एंड सैलमेंडर, और भी बहुत सारे हैं, जो कि हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रॉग एंड सैलमेंडर। आज का जो मेढक बोलते हैं, मेढक, वो क्या था, पानी में भी रहता है, सॉइल में भी रहता है, वो एम्फीबिया में आते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं एम्फीबिया के बाद कौन आते हैं, रेप्टाइल्स। कौन आते हैं, रेप्टाइल्स, जिसे हम कहते हैं सरीसृप। रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, जो राज करने वाले, आप सबको पता होगा, जो राज करते हैं रेप्टाइल में, जिसका नाम है डायनासोरस, जो कि आप मूवी में देखे होंगे जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक वर्ल्ड में आप क्या देखे हैं, कौन राज कर रहे हैं, डायनासोरस। जो डायनासोरस है वो बहुत साल तक शासन किए, लगभग, अब रेप्टाइल के एज की बात करेंगे 200 मिलियन ईयर एगो ये एग्जिस्ट कर रहे थे, लगभग 60-70 लाख तक, 60-70 लाख साल तक ये शासन किए। एक एग्जांपल है डायनासोरस। आज सबको पता होगा, अगर पता नहीं तो हम बता देते हैं, जो डायनासोरस है ना, वो जुरासिक टाइम पे राज कर रहे थे। जो जुरासिक टाइम है वहां पर वो राज कर रहे थे। वहां पर जो थे रेप्टाइल लगभग बहुत साल तक शासन किए। उसमें कहा जाता है डायनासोरस का खत्म होने का मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन है डायनासोर एक क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कोई एस्टेरॉयड आया जिसके वजह से प्लैनेट में, उसके वजह से क्या हुआ, कुछ कोलिजन हुआ जिसके वजह से वो खत्म हो गए, नहीं तो कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ जिसके वजह से ये सारे खत्म हो गए। कुछ थ्योरी कहता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव क्या है, आज का जो चिड़िया बर्ड्स देख रहे हैं, बर्ड्स, सारे बर्ड्स किसका वंशधर है, सारे बर्ड्स डायनासोरस का वंशधर है, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है, रिसर्च कहता है। हम देखते हैं एक बर्ड का एंशिएंट डायनासोरस है जिसका नाम है आर्केप्टेरिक्स। आर्केप्टेरिक्स, ये आर्केप्टेरिक्स इसका नेचर है बर्ड जैसा प्लस रेप्टाइल जैसा। इसका दो बिहेवियर है, बर्ड एंड रेप्टाइल। और एक है सबसे खतरनाक डायनासोर जिसका नाम है ट्राइसोरानस एक्स, जो कि सबसे खतरनाक है। ट्राइसोरानस एक्स, जो कि सबसे क्या है, खतरनाक है। बड़ा बड़ा दांत, लिखा गया डिगरसन दांत, बड़ा बड़ा दांत है, जो कि बहुत खतरनाक है, जो कि हम देखते हैं एक डायनासोरस। ये डायनासोर की कहानी था। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है आवर प्लेनेट, उसमें ये सारे एवोल्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि उसके बाद हम फिर क्या देखते हैं कि डायनासोरस
के बाद और रेप्टाइल्स के बाद कौन आते हैं? रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स आते हैं। रेप्टाइल्स के बाद कौन आते हैं? मैमल्स, मैमल, जिसे हम कहते हैं स्तनप्रायी प्राणी। सो मैमल्स में जो फर्स्ट मैमल आता है उसका नाम है श्रेयू। चूहा जैसा बनता है, जो चूहा होता है उसी जैसा, जैसा हम क्या बोलते हैं उसको, छुचंदर या कुछ बोलते हैं समथिंग, अब सर्च मार लीजिए क्या बोलते हैं उसको, श्रेयू। सो उसी से श्रेयू से फिर डेवलप होते हैं धीरे धीरे करके कौन आते हैं? होमो सेपियंस। कौन आते हैं? होमो सेपियंस। लगभग होमो सेपियंस बनने के लिए कितने साल लग गया? ओरिजिन हुआ ब्रह्मांड, धीरे धीरे करके आया होमो सेपियंस। अभी कहानी हम जाएंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? होमो सेपियंस, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्रजाति का कैसे परिवर्तन हुआ उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ रुक के हम बोल देते हैं क्या क्या हम बोले। पहले हम देखें ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ, उसके बाद गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम देखें अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम देखें फर्स्ट सिंगल सेल आया, उस सिंगल सेल से धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट आए, वर्टिब्रेट आए, एम्फीबिया आए, रेप्टाइल आए, मैमल्स आए। मैमल्स में हम देखेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। अब सबसे इंटरेस्टिंग एक सिंगल सेल से कैसे हमारे प्रजाति आया वो हम देखेंगे आज। सो पहले चलिए देखते हैं उसको। सबसे इंटरेस्टिंग है पहला जो है इवोल्यूशन में, ये ह्यूमन इवोल्यूशन बात करेंगे, मानव की इवोल्यूशन कैसे हुआ। मानव जो होता है, मानव तो आपको सबको पता होगा सबसे खतरनाक कौन है? मानव ही है। सबसे अच्छा भी है, अच्छा तो बोल नहीं सकते, सबसे खतरनाक। अब बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों खतरनाक बोल रहे हो, बताएंगे लास्ट में जाके, थ्योरी में बताएंगे क्यों खतरनाक है, आपको समझ में आएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देखते हैं पहले आए ड्रायोपेथिकस, ड्रायोपिथेकस। जो ड्रायोपिथेकस है ये कब आए? ये 15 मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन 10 लाख होता है, लगभग 15 into 10 मान लो कितना होगा? 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख सेल, 1 करोड़ 50 लाख ईयर पहले क्या आए थे? ड्रायोपेथिकस, जो कि एप लाइक, जो कि बंदर लाइक हम जिसे बोलते हैं, साधारण भाषा में बोलेंगे बंदर जैसा देख रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे, टिंग टिंग करके चल रहे थे। उसके बाद ड्रायोपेथिकस से फिर आए, हम देखते हैं उसी टाइम फिर एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ जिसका नाम है रामापिथेकस, रामापिथेकस। ये रामापिथेकस क्या है? ये भी लगभग 15 मिलियन ईयर एगो, इतना साल पुराना है, लेकिन ये ह्यूमन लाइक, इंसान जैसा दिख रहे थे, ह्यूमन जैसा लाइक, ह्यूमन लाइक। रामापिथेकस के बाद फिर आएंगे ऑस्ट्रालोपिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस के बाद आएंगे होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। आप सबको पता होगा होमो एक जीनस होता है, हैबिलिस स्पीशीज होता है। होमो जीनस, हैबिलिस स्पीशीज, ये सारे ह्यूमन के जाति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के पूर्वज कौन है? पहले हम देखें ड्रायोपेथिकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट मैन है, जो कि
टूल मेक बनाए हैं। क्या बनाए हैं? टूल, पत्थर से कुछ ना कुछ औजार बनाए हैं। वो बोले मान लो दो होमो हैबिलिस साथ में चल रहे थे। एक बोलता है भाई ओ ब्रो चलो पकड़ के एक पत्थर उठाओ मारो उधर, क्योंकि ये सारे क्या खा रहे थे? ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस तक सारे वेजिटेरियन थे, सारे पेड़ पौधा कुछ ना कुछ खा रहे थे, फल खा रहे थे। सो इसीलिए होमो हैबिलिस जो कि फर्स्ट मैंने वो पत्थर बनाया, पत्थर से औजार बनाया, जिसे बोलते हैं थोड़ा कुछ बनाया, टूल्स मेक किया, टूल्स मेकिंग। उसके बाद होमो हैबिलिस के बाद कौन आते हैं? होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस, जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी कितना है? जिसे हम कहते हैं सीसी। पहले समझिए ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कितना है? क्रैनियम, उसका जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं क्या? क्रैनियम। ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं क्रैनियम। और क्रैनियम का कैपेसिटी कितना है? इसका क्रैनियम कैपेसिटी लगभग 650 है। होमो इरेक्टस का कितना है? 900 सीसी है। होमो इरेक्टस को हम बोलते हैं जावामैन। क्या बोलते हैं हम? जावामैन। इसको हम जावा आइलैंड से डिस्कवर किए। अब सबका बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा, हम जानते कैसे कि कितने साल पुराना है? सबको पता होगा फॉसिल हड्डी जो हम निकलते हैं मिलता है हमारे अंदर, जो कि पत्थर के अंदर सेडिमेंट होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है। सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको क्या मिलता है? कि पत्थर वगैरह मिलता है। इस सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा बोन्स वगैरह होता है। इस हड्डी को आप जब निकालते हैं तब अब एक प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से आप कितने साल तक क्या करते हैं? 5703, लगभग 5703। इस 5703 में कार्बन 14, जो कि कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन 14 सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। उसका आइसोटोप डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स होता है, उसमें एक आइसोटोप नाम है कार्बन 14। उस आइसोटोप क्या होता है? वो धीरे धीरे करके 5703 साल के बाद आधा हो जाता है। जब आधा होगा उससे आपको पता चलता है ये कितने साल पुराना है। लगभग 60 मिलियन 70 मिलियन तक, लगभग जो 60 मिलियन तक हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन 14 खत्म, डाटा हो जाता है उसका। सो इसलिए और कुछ मेथड से उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे पहले का, लेकिन इतना तक हम कार्बन 14 तक हम जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होमो इरेक्टस के बाद, जो कि जावा आइलैंड में डिस्कवर हुआ था, उसके बाद आते हैं होमो। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग है, अभी एनसीईआरटी में नहीं है, ये रिसर्च में हम जाते हैं। सो होमो इरेक्टस जो होता है, अभी एक रिसेंट पेपर आया था जिसमें कहता है कि हम इसको बताते हैं, अगर कुछ मिस्टेक होगा हम इसको कमेंट बॉक्स में रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन जो रिसर्च में बता रहे हैं हम उसको बताते हैं। सो होमो इरेक्टस जो होता है, होमो इरेक्टस में कौन कौन आए? होमो इरेक्टस से कहा जाता है होमो नेंडरथैलेंसिस आए। कौन आए? होमो नेंडरथैलेंसिस। कहां से? होमो इरेक्टस से। उसके बाद होमो नेंडरथैलेंसिस से कौन आया? होमो, लिखते हैं होमो नेंडरथैलेंसिस। होमो इरेक्टस से भी अभी रिसेंट रिसर्च कहता है होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस लिया। उसके बाद होमो सेपियंस से फिर कौन आया? डेनोसोवियन, सॉरी, होमो इरेक्टस से होमो नेंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस, डेनोसोवियन डेराइव हुए एंड इतना तक डेराइव। सो ये सारे एक साथ डिफरेंट एरिया में इवोल्यूशन हो रहा था इनका।
और ये कहाँ सारे एक साथ, मतलब ज्यादातर सारे अफ्रीका के अंदर डिफरेंट रीजन में, अफ्रीका के अंदर डिफरेंट रीजन में ये सारे ओरिजिन हुए होमो इरेक्टस के साथ। सो जब होमो इरेक्टस से ये ओरिजिन हुए तब हम देखते हैं होमो नेंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस के अंदर एक स्पीशीज आता है जिसका नाम है क्रो-मैग्नन मैन। वो क्रो-मैग्नन मैन में क्या था, पत्थर के ऊपर चित्र आंका गया था, 5 उंगली का चित्र आंका गया था जो कि 18,000 साल पुराना था। एक एग्जाम्पल है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका जगह में एक पत्थर के ऊपर 5 उंगली ड्रॉ हुआ था, चित्र अंकित हुआ था। उसमें हम देखे कि ये कौन सा कितने साल पुराना है, लगभग 18,000 साल पुराना है। सो हम ये किसके अंदर आ रहे थे, होमो सेपियंस के अंदर आए। सो यह देखिए सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी कहता है होमो नेंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस, डेनिसोवियन ये एक टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे सारे। सो जो नेंडरथैलेंसिस से उनका बोन फॉसिल, जैसे फॉसिल को एक्सट्रैक्ट किया गया वहां से मिला, ये लोग क्या थे, ये लोग, इन लोग का कल्चर देखा गया, अगर कोई मर जाता था ये उसी रिलेटिव को वरीड कर देते थे, मिट्टी के अंदर खोद के उसको ये कर देते थे, हाइड कर देते थे। और इनका सेरेमनी टाइप का कुछ करते थे, कोई मर जाता है कुछ होता है, इस सेरेमनी करते हैं और इनके अंदर धीरे धीरे करके जो कुछ मटेरियल्स वगैरह बनाने का स्किल डेवलप किए। उसके बाद एक थ्योरी कहता है, रिसर्च पेपर की बात करें, डेनिसोवियंस, जो डेनिसोवियंस होते हैं, डेनिसोवियंस जहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे कि चाइना जापान, वहां पर हम देखते हैं चाइना जापान के जो पॉपुलेशन है उनके डीएनए में लगभग 6%, कितना परसेंट, 6% जीन, होमो सेपियंस का जो जीन है उसमें अभी का जो चाइना जापान का पॉपुलेशन है उनमें डेनिसोवियन का जीन 6% मिलता है। सेम चीज देखा जाता है होमो सेपियंस में। होमो सेपियंस में क्या होता है, लगभग उनके अंदर 1% जीन होमो नेंडरथैलेंसिस का मिलता है, 1 to 2%, जो कि एशिया अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। सो एक दो इंटरेस्टिंग थ्योरी कहता है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटरब्रीडिंग, दूसरा था थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। थ्योरी ऑफ इंटरब्रीडिंग, थ्योरी ऑफ इंटरब्रीडिंग कहता है कि जब होमो सेपियंस अफ्रीका से सारे और आ रहे थे, एशिया दूसरे जगह जा रहे थे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म और दूसरे होमो प्रजाति, दूसरे मानव के प्रजाति जो थे उनके साथ इंटरब्रीड किए। परंतु हम देख रहे हैं डेनिसोवियन जो कि 6% जीन में मिल रहा है, नेंडरथैलेंसिस 1 से 2% मिल रहा है। सो इसलिए ये थ्योरी लगभग आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये सही है। दूसरा है थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, वो कहता है हम सबको मौत की घाट उतार दिए। ये हो सकता है क्योंकि आज एक मॉडर्न सोसाइटी में आज देखिए लड़ाई वगैरह होता है, इंसान इतना बुद्धि पैदा होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं, रिलीजन के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, मानविकता के नाम पे, सबके नाम पे हम क्या करते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं। सेम चीज तब हमारे अंदर बुद्धि नहीं था, ना हम स्पिरिचुअलिटी जानते थे, ना हम आध्यात्मिक जानते थे, ना हमारे अंदर लॉजिक था, ना दर्शन जानते थे, ना कुछ जानते थे। हमारा उद्देश्य खाना, रहना, ब्रीड करना, दूसरों को भगा देना। सो इसलिए ये थ्योरी मैक्सिमम हो सकता है। आज अगर आप जाएंगे जहां पर नॉर्थ से जो हमारा
सेंटिनेल एक प्रजाति रहता है अंडमान निकोबार के टाइम, वहां पर जो अगर जाएंगे आई थिंक वो पर्टिकुलर एरिया, उसी रीजन में आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर ट्राइब्स जिसका नाम है सेंटिनेल्स। सेंटिनेल्स अभी उनके अंदर भी इतना बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? वो दूसरे आइसोलेटेड है, अलग रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या माहौल देखते हैं, डिप्लोमेसी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर बुद्धि का पैदा हो गया। सो ये देखिए, ये दो थ्योरी में मुझे जो थ्योरी लगता है ज्यादा सही है वो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, हम सबको हटा दिए, खत्म कर दिए। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका से अभी हम आ जाएंगे होमो सेपियंस में। होमो सेपियंस में बेसिकली आप देखेंगे जो कि हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं, हम कहां से आए, उनके बारे में हम जानेंगे। सो होमो सेपियंस में पहले होमो सेपियंस जो है वो अफ्रीका से एशिया आए। एशिया जब आए, आप सबको पता होगा एक थ्योरी है जो कि अंग्रेज ने दिए थे, सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जब राखीगढ़ में एक ह्यूमन स्केलेटन मिला, ह्यूमन फॉसिल मिला, उसमें हम आइडेंटिफाई किए कि ये थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी एकदम सरासर गलत है। वो अंग्रेज ने इसलिए दिए थे कि हम लोग को डिवाइड करना है, कि वो लोग आए थे क्योंकि आप सबको पता होगा हम लोग क्या है, वेद पुराण सब कुछ लिखे हैं। सेम चीज जब वो लोग आए, इतना सभ्य, इतना महान संस्कृति को देख के अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा ऐड करने लगे। क्या करने लगे? उसलिए मॉडिफाई करके बोले जो हम जो आ रहे हैं वो कहां से आए हैं, इंडो यूरोप बोल दिए, बाहर से आए हैं। वो अपने जाति को बता दे कि अपना जाति वहां से आया है, हम लोग अफ्रीका से आए। अफ्रीका से आने के बाद हम कहाँ आए? अफ्रीका से आने के बाद हम धीरे धीरे करके डिफरेंट रीजन होते हुए हम आए, भारत में आए। जो हमारे पूर्वज है वो कहाँ आए? भारत में आए। सब आप सबको पता होगा कि 10,000 साल पहले जितना भी होमो सेपियंस थे उनका दो लाइफस्टाइल था। एक लाइफस्टाइल को हम कहते हैं नोमाडिक, दूसरा सेडेंटरी। नोमाडिक मतलब घूमना, इधर उधर घूमना, लेकिन सेडेंटरी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस में स्थिर होना। सो एक पर्टिकुलर प्लेस में आप क्यों स्थिर होंगे, सेटल होंगे, उसका रीजन होना चाहिए। उसका रीजन में हम देखते हैं कि जो होमो सेपियंस, अभी हम भारत के अंदर सारा डिस्कशन कर रहे हैं। होमो सेपियंस वहां से जो आए, होमो सेपियंस वहां से जो आए वो क्या है, वहां पर हम देखते हैं कि 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर जब आया वो धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, आप सबको पता होगा वन ऑफ मोस्ट जितना भी सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं सभ्यता, सभ्यता का सृष्टि हुआ। उस सभ्यता में क्या क्या सभ्यता देखने को मिलता है, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज सिविलाइजेशन, और भी हम देखते हैं मेजो अमेरिका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हमारा जो सभ्यता है हम उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर किया गया, उसका आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो डिस्कवर किए, और वहां से एक मूर्ति मिला था जिसमें पशुपति शिव ने वो बैठे हैं एक योगी पोस्टर में, जो कि लगभग 5 से 6,000 साल पुराना है। सो उसमें हम देखते हैं होमो सेपियंस आए, होमो सेपियंस आके भारत में धीरे धीरे बैठे। अभी तक आप कुछ एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन है, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा, जेनेटिक डाटा, आर्कियोलॉजिकल डाटा, सब कुछ डाटा पर्टिकुलरली नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट थिंग क्या है। फिर भी जितना तक जो चीजें में एविडेंस मिला है हम उसी के बेसिस में हम बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज है, हमारे जो सभ्यता है
वो बहुत ऊपर तक गया है। क्यों? उसमें आध्यात्मिकता, आयुर्वेद, वैदिक मैथ से लेके कितना सभ्यता, और जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहले क्या होता था, अभी हम देखें 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। उसके बाद आपके पास जब खाना मिल गया, आपके पास जब रहने के लिए मिल गया, पहनने के लिए मिल गया, अभी क्या हो रहा था देखिए, धीरे धीरे करके पहले हमको होमो हेबिलिस तक पत्थर बनाना नहीं आता था, पत्थर मार के हम देख रहे थे। 1 लाख साल पहले धीरे धीरे हमारा बुद्धि बना, तीर बना के मार रहे थे, उसको मार रहे थे, इसको मार रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर के कब स्टार्ट किए, आज आपको पूरा आसान लग रहा है एग्रीकल्चर कितना आसान है, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ, 10,000 साल पहले। आप सोच सकते हैं हमारा जो बुद्धि है, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, वो 10,000 साल पहले कितना था। उस 10,000 साल के बाद धीरे धीरे करके समय के साथ हमारे बुद्धि के अंदर फिजियोलॉजी, कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, हार्मोनल चेंजेस, डोपामिन चेंजेस, नियोकॉर्टेक्स, जेनेटिक लेवल पे हर एक अंदर चेंजेस हुआ, न्यूरल में, कॉर्टेक्स में, क्रैनियल कैपेसिटी में, बॉडी के फिजियोलॉजी में, सबके अंदर। और एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आप सबको पता होगा होमो इरेक्टस के बात हम कहते हैं। होमो इरेक्टस जो थे वो आग को डिस्कवर किए थे, अग्नि, जिसके वजह से खाना वो पचा के खाए। खाना जब खाएंगे वो जल्दी डाइजेशन हुआ आग के वजह से, आग के वजह से खाना जब जल्दी डाइजेशन हुआ, तब हम देखने को मिला कि हमारे जितना भी काम था बॉडी के अंदर यहाँ पर हो रहा था, वो जल्दी डाइजेशन के वजह से सारा डेवलपमेंट धीरे धीरे करके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। और उसका रीजन एक बताया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फायर, जो कि बॉडी के फिजियोलॉजी में ज्यादा काम नहीं होकर ब्रेन के ऊपर आ गया, जो कि थ्योरी बताता है, रिसर्च बताता है। अभी होमो सेपियंस हम देखें 10,000 साल पहले वो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, जो कि हम बोलते हैं कृषि। जब कृषि स्टार्ट हुआ 10,000 साल पहले, कृषि का उत्पन्न हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऑर्गेनिज्म बैठने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सभ्यता है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी सिविलाइजेशन में हम एक सभ्यता बोलते हैं आर्यन सिविलाइजेशन, जो कि आर्य बोलते हैं। और वहां पर मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज, मेसो अमेरिका और भी बहुत सारा सभ्यता है। हम देखते हैं कि इजिप्ट, जैसे कि आपको चाइनीज सभ्यता में क्विन डायनेस्टी, वांग डायनेस्टी, बहुत सारा सभ्यता मिलेंगे, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो पहला हम इसको डिस्कस करते हैं, हमारे सभ्यता के बारे में जाना। हम देखते हैं कि हमारे अंदर धीरे धीरे करके बुद्धि आ रहा था, जो हमारा सभ्यता का माहौल मिला, भारत में पर्टिकुलर निर्दिष्ट माहौल मिला, उसमें जो कम्युनिटी हम कहते हैं आर्य, उनके अंदर बुद्धि के इतना विकास हुआ, वो प्रश्न करने लगे कि हु आई एम, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। कि वो देखे कि सारा जीव खा रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, रह रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी जो था जिसको हम बोलते हैं हमारे सभ्यता में जो आर्य कहते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे करके क्वेश्चन राइज हुआ, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, जिसके कारण वो वहां से धीरे धीरे करके ढूंढने लगे ये क्या होता है। तब हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं, तब हम आ जाते हैं कि 6 से 7,000 साल पहले की बात हम देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि लगभग 6 से 7,000 साल पहले हमारा जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड मतलब वेद जिसे हम कहते हैं, अर्थात ज्ञान की उत्पन्न कहते हैं, वेद अर्थात ज्ञान। वेद में हम देखते हैं, वेद में क्या देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि योगी सब क्या है ना, बहुत सारे ऊपर चले गए थे। वेद में हम देखते हैं 4 प्रकार हमारा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। उस ऋग्वेद में हम सबको पता होगा गायत्री मंत्र वगैरह वहां से ही आया है।
इसमें मंत्र, सूक्ति, ऋचाएं बहुत सारे कुछ है। देवता के लिए पूजा किया जाता था। उसमें धीरे धीरे करके हम देखते हैं हर एक वेद में 4 सेक्शन होता है। आप जो वेद पढ़ते हैं ना, उसमें उस वेद में आप सब कुछ देखते होंगे। वेद में आता है श्रुति, दूसरा आता है स्मृति। श्रुति में क्या आता है? 4 वेद हम देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें 2 कांड आता है, एक आता है कर्म कांड, दूसरा आता है ज्ञान कांड। कर्म कांड आता है, दूसरा आता है ज्ञान कांड। जो ज्ञान कांड में हम क्या देखते हैं? आरण्यक एंड उपनिषद हम देखते हैं। आप सब सुने होंगे जो उपनिषद की हम बात करते हैं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठ के हमको सीखने को हम बोलते हैं उपनिषद। उस उपनिषद में हम क्या देखते हैं? उस उपनिषद में ज्ञान की बात होता है। गुरु के पास बैठ कर आप सीखेंगे क्या? सीखेंगे वेद एवं वेदांत। हमारे जो ना पूर्वज थे इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी, बहुत ज्ञानी थे। सो बोले पूरे ब्रह्मांड में सारे ज्ञान का एक अंत है जिसका नाम वो दिए वेदांत। क्या नाम दिए? वेदांत दिए। वेदांत का अर्थ है अब पूरे ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है उसका सारा अंत क्या है? सारा अंत ब्रह्म एवं परम ब्रह्म का तत्व को हम जब जानेंगे तब उसको हम कहते हैं वेदांत। अब समझिए कि सिंगल सेल से हम जब धीरे धीरे करके आ रहे थे, हमारे अंदर इंटेलिजेंस, जो कि आज के साइंस के लैंग्वेज में हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर धीरे धीरे करके लेवल हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। और सारा इवोल्यूशन का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है? सारा इवोल्यूशन का उद्देश्य खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, सारा इवोल्यूशन का वो हम बताएंगे। सो उपनिषद जब हुआ, उपनिषद गुरु के पास बैठ के हम क्या सीखे? वेदांत सीखे। वेदांत में क्या सीखेंगे? ज्ञान के अंत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्ञान के अंत जो है उनके बारे में। ज्ञान का अंत क्या है? जो ब्रह्म एवं परम ब्रह्म की बात किया जाता है उनको सीखते हैं। सो वेदांत में अब तो आपको पता होगा जितने भी रचनाएं हैं एक व्यास नाम का आचार्य ने किए हैं। व्यास, आचार्य व्यास जिसे बोलते हैं। सो स्वामी विवेकानंद कहते थे इतना पुस्तक 18 पुराण, हमारे 18 पुराण, वेद, वेदांत, उनमें ज्यादातर एक है ब्रह्म सूत्र, जिनमें ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में लिखा गया। उनमें आपको पता होगा वो भी वेद व्यास ने लिखे हैं। सो जो व्यास है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, साधारण एक व्यक्ति नहीं हो सकता है व्यास एक कम्युनिटी हो सकता है, मतलब बहुत सारे को मिलके बना होगा। जैसे कि भगवत गीता में आप पढ़े होंगे, मनु, उनके मन से 4 ऋषि जन्म लिए थे। सेम चीज यहाँ पर व्यास जो है सिंगल नहीं हो सकते, बहुत सारे मिलके बन हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब उनके अंदर बहुत सारे आदमी हो सकते हैं जो मिलके काम करते होंगे। खैर ये तो मुझे भी पता नहीं, हो सकता है स्वामी विवेकानंद भी जो बोले थे उनको भी प्रामाणिकता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन जो भी हो, इतना बड़े सभ्यता को वो इतने ऊंचाई तक लिए, वो बड़ी बात है। उन आचार्यों के लिए हमको गर्व करना चाहिए। सो इसलिए हमको गर्व करना चाहिए कि हमारा सभ्यता कितने ऊंचे है। आप सबको भी गर्व करना चाहिए कि ये कितना गहन है, कितना रिसर्च है, कितना साइंस है, कि क्या नहीं है बताने में बड़ी, मतलब इसका कोई शब्द नहीं है कि कितना शब्द ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा वेदांत जितना है उसमें एक पुस्तक हम जिसे कहते हैं वेदांत, हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं भगवत गीता, पूरे वेदांत का सार है। अगर आप भगवत गीता को पढ़े होंगे उसमें कितना अध्याय है? 18 अध्याय है। 18 अध्याय में भगवान पहले सैन्य योग से लेके पूरे योग खत्म करते हैं। उसके बाद अर्जुन को समझाते हैं। पहले अर्जुन क्या था? दुखी होकर बैठा था, उसको समझाते हैं सब कुछ सांख्य योग में
कहते हैं कि सांख्य योग में क्या समझाते हैं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू किसे मारेगा, ना तू किसे मारता है ना तुझे कोई मार सकता है। जैसे कि एक श्लोक का वो ये करते हैं, कहते हैं कि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः न चैनं क्लद्यन्ति पा न शोषित मारुतः। वो क्या कहते हैं, ना तुझे अस्त्र छेदन कर सकता है, ना तुझे आग जला सकता है, ना तुझे पानी डुबा सकता है, ना तुझे पवन जो होता है वो सुखा सकता है। अर्थात वो ऐसे जो कि सत्य है, अभी तक रिसर्च चल रहा है। अगर आप 2-4 साइंटिस्ट का नाम ले रहे हैं, रोजर पेनरोज, हैमेरॉफ, क्रिस्टोफर कॉच, चैल्मर, अभी आप अगर उनको उठा के देख लेंगे, और भी बहुत सारे मॉन्क्स वगैरह है, उनको आप उठा के देख लीजिए, उनका थ्योरी अभी तक पहुंचा नहीं, वो भी कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली व्हाट इज कॉन्शियसनेस। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारा रिलेटेबल है, एक सिंगल सेल से हम होमो सेपियंस तक पहुंचे। होमो सेपियंस के बाद डिफरेंट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं सभ्यता। बहुत सारे सभ्यता का उत्पन्न हुआ, और बहुत सारे सभ्यता में हमारे एक सभ्यता है, हम जब इंडस वैली कहते हैं, उसके साथ हम कहते हैं आर्य। आर्य अर्थात श्रेष्ठ। आर्य का एकमात्र उद्देश्य है कि श्रेष्ठ, जिनके पास आध्यात्मिक था, सामर्थ्य था, पुरुषार्थ था, प्रत्येक कुछ गुण निहित था, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। उसके बाद वो आर्य धीरे धीरे किसमें आए, वैदिक युग में आए, अपने अंदर प्रश्न करने लगे। दूसरे जो सभ्यता थे उनको माहौल ही नहीं मिला, जिसके कारण हो सकता है वो प्रश्न ही नहीं कर पाए कि हम कौन है। वो हर टाइम क्या है, हंटिंग गैदरिंग, लड़ाई करते रहे, हर टाइम लड़ाई। जब लड़ाई करते रहेंगे अपने अंदर वो मेन बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास तब होगा जब अपने अंदर आप झांकेंगे, तब आपके अंदर भौतिक, आध्यात्मिक, दर्शन, प्रत्येक बुद्धि का विकास होगा। हम देखते हैं कि वैदिक युग में इतना तक हुआ, और सब जितना भी वेदांत का सार है, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, पुराण हो, जो भी हो, सब में बहुत कुछ नहीं है। मुझे ज्यादा प्रतीत होता है, सब तो ठीक है, मुझे अगर आप सबको एक बुक रेकमेंड करना है, हम उसको भगवत गीता बोलेंगे, आप सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा वैज्ञानिक है। हम लोग विज्ञान भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा वैज्ञानिक है। अभी तक बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं चेतना, उसका कुछ ठान ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। सच में अभी 2024 तक चले जाइए ना, उनको बुद्धि में भी नहीं क्या एग्जैक्टली हो रहा है। वो कॉन्शियसनेस को इस तरह डेफिनेशन दिए, खाना खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, इस तरह। आप सबको पता होगा, जब निर्वाण शतकम में आदिगुरु शंकराचार्य, जब आदिगुरु शंकराचार्य उनके गुरु गोविंद पाद को मिलने के लिए गए थे, उनका गुरु जो प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, तब वो क्या बोलते हैं, तब आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं गुण हूं, ना कुछ हूं, मैं शिव हूं, चेतना हूं। अगर आप निर्वाण शतकम को पूरा उठा के देखिए, उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे कुछ पॉइंट हम उठा रहे हैं, पंचकोश, पंचवायु, सप्त धातु, इस तरह का जो पॉइंट है भाई, कितने साल पुराना है, कितने साल। जैसे कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो शरीर है पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत, पंचभूत मतलब जो आपको पता होगा, आग, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये पंचभूत है। उसके साथ प्रकृति में, जो कि विज्ञान ने अभी आविष्कार किया ही नहीं, थोड़ा जानता है विज्ञान ने, मेटेरियल के अलावा और कुछ नहीं जानता। मेटेरियल में उसको पता इतना तक हो गया है कि क्वांटम फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, क्वांटम फिजिक्स में हम ये देखते हैं कि मेटेरियल का दो नेचर है, कि एक पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। अभी एक रिसेंट डिस्कवरी हुआ है एक लिथियम बैटरी, लिथियम एटम के ऊपर, जिसमें एक अच्छा माइक्रोस्कोप में देखने को मिला क्वांटम नेचर एंड वेव नेचर दोनों को प्रूव करके देखा गया। अभी रिसेंट 2024 की बात कर रहे हैं, जो कि क्वांटम नेचर था एंड
उसके साथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, वो दोनों को प्रूव करके देखा है कि हाँ ये सही है। इतना तक साइंस गया है। कॉन्शियसनेस के ऊपर इतना उसका डिटेल नॉलेज नहीं है। साइंस काम कर रहा है, जान रहा है एग्जैक्ट क्या है, लेकिन उस चेतना के ऊपर जो हमारे सभ्यता है बहुत गहन रिसर्च किए हैं, जिसे हम कहेंगे वेदांत, आप कह सकते हैं आदिगुरु शंकराचार्य। सबसे बड़े रिसर्चर कौन है हमारे पूरे ब्रह्मांड में? अगर हम पूछेंगे कॉन्शियसनेस चेतना के ऊपर, भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रिसर्चर है। अभी तक आप उठा के देख लीजिए, जो जो लिखा गया वो पढ़िए, जानिए, उसके बाद साइंस के साथ मिलिए। आप कॉमन सेंस में भी जान सकते हैं, साइंस के साथ भी जान सकते हैं, लेकिन साइंस को एक चीज चाहिए, एविडेंस। एविडेंस के बिना साइंस मानेगा नहीं, और ये भी ठीक है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन हमारे जो सभ्यता के ये थे, ऋषि कहते हैं, योगी कहते हैं, जो कहते हैं वो सारे नॉर्मली नहीं है। वो सालों दर साल, 100 साल 200 साल तक मेडिटेशन में गए हैं, पूरे बुद्धि को एकाग्र किए हैं, तब जाके कुछ बोले हैं। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिए हैं। सो आप माने ना माने, समय के साथ माने, लेकिन मानेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि ये सत्य है। अब पूछेंगे सत्य कैसा है? आत्मसात कीजिए, आपको पता चलेगा सत्य कितना है कितना नहीं है। सो उसके बाद हम देखते हैं, यहां तक हम आए, हमारे अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हम क्या देखें? पूरे डेवलपमेंट का, पूरे मानव जाति का, सिंगल सेल से लेके यहां तक का जो सफर है, एकमात्र उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं एनलाइटमेंट। सारा उद्देश्य क्या है? एनलाइटमेंट, अपने को जानना ही सारे इवोल्यूशन का ही जड़ है। अकॉर्डिंग टू IUCN के डेटा के बेसिस पर आप देखेंगे 8.5 मिलियन स्पीसीज। अगर हिंदुइज्म को आप उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा लगभग 8.4 मिलियन स्पीसीज। सो सारा इवोल्यूशन हम क्या मानते हैं? प्रत्येक जीव ब्रह्म है। दुनिया में हजारों थ्योरी है, लेकिन हमारा जो थ्योरी है और हम क्या मानते हैं? प्रत्येक जीव के अंदर ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? प्रत्येक जीव के अंदर ब्रह्म है। सारे क्या है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलोसफी हो, बायोलॉजी हो, ऑल आर इंटीग्रेटेड। बिना कारण का कुछ नहीं होता है, सबके पीछे कारण होता है। सो सबका पीछे एक ही कारण है, पूरे मानव जाति का एक ही उद्देश्य है कि हमारे अंदर और चेतना को जानना, और उस चेतना को जानते हुए प्रकाश करना। जैसे कि इसके बाद मान लीजिए हम होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के बाद हो सकता है और कुछ स्पीशीज आएंगे, हो सकता है कि हो रहा है, जैसे कि नोवाल हरेरी ने बोले हैं कि कुछ सुपर ह्यूमंस बनेंगे। हो सकता है, ये गलत भी नहीं है, सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं। अरे विज्ञान है भाई, सब कुछ कर सकता है। विज्ञान के पास प्रत्येक कुछ संभव है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके मानव अपने को हजारों ने करोड़ों साल तक रिवर्स एजिंग कर सकता है। जैसे कि अभी बायोचिप ला रहे हैं, कौन ला रहे हैं? बायोचिप एलन मस्क ने लेके आए, और भी कुछ कंपनी ने काम कर रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चल रहा है, सारे डेटा आप उनको पता चल सकता है। एक सुपर ह्यूमन बना दिया जा सकता है। जो नेक्स्ट जो इरा चल रहा है, बड़े खतरनाक इरा चल रहा है, डोमिनेशन की इरा चल रहा है। उस डोमिनेशन के इरा में आपको सबसे बड़ी सभ्यता, जिसके हमारे सभ्यता का ज्ञान जरूर काम आएगा। क्यों? पूरे दुनिया में सबसे बड़ी ब्लंडर क्या हो रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आप कहेंगे हमारा सभ्यता के अंदर इतना ज्ञान होते हुए हम क्यों नहीं कर पा रहे? कारण है जो इन्वेडर आए, वो इन्वेडर ने क्या किया? एक तो उनके अंदर बुद्धि था ही नहीं, ना वो इतने बड़े ज्ञान को जान पाए। वो क्या किए? सारे ज्ञान को आत्मसात ना करते हुए उसको नष्ट कर दिया, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि हमारे जो सभ्यता, अंग्रेज से लेके बड़े बड़े जो प्रीवियस जितने भी इन्वेडर आए, सब उसको क्या किया? खत्म कर दिए। मंदिर से लेके हमारे संस्कृति के अंदर ऐसे मॉडिफाई कर दिए। अगर आप आज मनुस्मृति को उठा के देखेंगे
1850 से पहले मनुस्मृति आपको मिलेगा नहीं। जब 1850 साल पहले आपको मिलेगा नहीं, तब ऑब्वियसली अंग्रेज ने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, परिवर्तन कर दिया, जो कि कंट्रोवर्सी में आएगा ही आएगा। जिस कृष्ण कहते हैं मनु 4 ऋषि मेरे मन से निकला है, वो मनुस्मृति लिखे हैं, आज हम मानते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, जिस कृष्ण ने इतने ज्ञानी हो सकते हैं, उनके मन से मनु निकलते हैं, 4 ऋषि निकलते हैं, वो कैसे इस तरह उल्टा सीधा लिख सकते हैं? अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे, बहुत तो अच्छे लगता है, लेकिन ऐसे आज के समय में ऐसे कुछ तत्व है जो कि मुझे प्रासंगिक नहीं लगता है, नहीं लगता है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी नहीं लगेगा, परंतु ये आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरे पुस्तक को सही मानते हैं, इस पुस्तक को गलत मानते हैं? ये बात नहीं। दूसरे पुस्तक उनका एविडेंस है 2000-3000 साल पुराना है। जैसे कि पशुपति का मिला था, वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चला 5-6 साल पुराना है। उस तरह 1850 से पहले इसका कोई बुक ही नहीं है। आपको पता है अंग्रेज ने कितना दिमाग वाले थे, क्या थे, पूरा खत्म कर दिया, पूरे हमारे सभ्यता गुरुकुल जो भी था संपूर्ण खत्म कर दिया। आप सबको पता है, आप कहते हैं मन को नियंत्रित किया जाएगा। मन को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए? एक ही फील्ड है जिसका नाम है, एक ही रास्ता है, आध्यात्मिक विज्ञान। मन को नियंत्रित एक दिशा देने के लिए उसका रास्ता होना चाहिए ना। उसका कौन सा रास्ता होगा? उसका एक रास्ता होगा जिसका नाम है मन। पहले आप मन को जानना होगा। बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चेतना क्या है, विभिन्न स्तर है जो कि विज्ञान को पहुंचाने, उसके बाद छोड़ दो, जो कि हमारे विज्ञान जिसे हम कहेंगे वेदांत विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, उसे हम कहेंगे। वो वेदांत जो विज्ञान है वो इतना गहन है, वैदिक मैथ, ऋग्वेद, पाणिनि शास्त्र, वाक्यरण से लेकर क्या क्या नहीं लिखा गया, फिर भी आप खत्म कर देते हैं, बोलते हैं हमारे सभ्यता में कुछ नहीं है। समय आ रहा है भाई, बड़े स्तर पे आ रहा है। हमारा सभ्यता के अंदर बहुत कुछ ये है जो कि टाइम के साथ, आप सबको पता है, बस सत्य जो होता है ना वो छिपे नहीं रहता है। गौतम बुद्ध जैसे कहते हैं सत्य एवं सूरज, वो छिपता नहीं है, समय के साथ निकलता है। सो जेनेटिक डाटा हो, आर्कियोलॉजिकल डाटा हो, धीरे धीरे जो साइंस का एवोल्यूशन हो रहा है ना, उसी के माध्यम से हमारा प्रासंगिकता कितना है, हमारा सभ्यता का और हमारा सभ्यता का ज्ञान में कितना प्रासंगिकता है, आप सबको पता चलेगा। ये कोई डिवीजन नहीं है, आप कहेंगे हम श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ है, वो बात नहीं है। यहाँ श्रेष्ठता की बात ही नहीं है, ये पूरे मानव कल्याण की बात है, पूरे विश्व के कल्याण की बात है, पूरे जीव जगत के कल्याण की बात है, ये पूरे प्रकृति के कल्याण की बात है। यहाँ हमारे धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म श्रेष्ठ है, वो बात नहीं है ना, ये धर्म की बात नहीं। मेरा मन, आपका मन, दुनिया के जितना भी यूनिवर्स का जितना भी मन है, इसमें धर्म कहाँ से आता है? चेतना, आपका चेतना, मेरा चेतना, सबका चेतना, यहाँ पर धर्म ही नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़े असुविधा की बात है, प्रॉब्लम की बात है, आपके अंदर ज्ञान की विकास ही नहीं होगा। अगर आपके अंदर ज्ञान की विकास नहीं होगा, बुद्धि के विकास नहीं होगा, पूरे दुनिया बैठा है आपको कंट्रोल करने, ना आप आध्यात्मिक जानते हैं, ना दर्शन जानते हैं, ना विज्ञान जानते हैं, ना तर्क जानते हैं। जब ये सब कुछ नहीं जानेंगे, ऑब्वियसली आपको ब्रेन को मैनिपुलेट किया जाएगा, आपको इमोशन को मैनिपुलेट किया जाएगा। कोई आके बोलेगा, एजेंडा देगा, एजेंडा को मॉडिफाई करके ये इतिहासकार बोले थे, वो इतिहासकार बोले थे, जोड़ जाड़ के कुछ बता देता है, और आप पागल लोग हैं, आप उसको मान जाते हैं कि हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, वो है वो। लेकिन बात करते हैं लोग राष्ट्रवाद, बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं सब कुछ की, परंतु इनके अंदर ना राष्ट्रवाद है, ना कोई मानविकता है, ना अपने धर्म के प्रकृत ज्ञान है। अगर ये होता, वो कभी ये मॉडिफाई करके मैनिपुलेशन नहीं करते। परंतु सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है आप लोगों को? आपके अंदर और बुद्धि के विकास नहीं होकर पाया, जिसके कारण आप आज उलझे हुए हैं। और क्या करेंगे, क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर आप कहते हैं हम हिंदू है, कट्टर हिंदू है, कुछ है, कुछ ना कुछ है, लेकिन आप हिंदू क्या है, सनातन क्या है, उसका जड़ क्या है, कुछ नहीं जानते, ना कभी भगवत गीता को आत्मसात किए हैं,
ना जानते हैं, ना कर्मयोग जानते हैं, ना कभी चरित्र में लाए, सबकी बात नहीं कर रहे, उलझे हुए बात जो है उनको बात करें। और प्रत्येक युवा मेरा जितना भी है उनका एक संदेश है, कट्टर हिंदू कहे, कुछ भी कहे, तिलक लगे, ये सब अच्छी बात है, भगवा पहनिए, सब अच्छी बात है, परंतु अपना जो गहरा ज्ञान है उसको पहले आत्मसात कीजिए। जब तक आप उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं जान पाएंगे। आप एजेंडा प्रोपेगेंडा में फैलते रहेंगे, तब तक ऐसे ही उलझे हुए रहेंगे। इसको ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, तर्क के साथ आपको जानना चाहिए, तब आप जानेंगे कि सत्य क्या है। और ये मेरा उद्देश्य नहीं कि ये धर्म श्रेष्ठ है और धर्म जरूरी है, आपके बुद्धि विकास होना चाहिए, धर्म जरूरी भी है। बिना धर्म के आप मन को एक दिशा नहीं दे सकते हैं, बिना आध्यात्मिक के विज्ञान के बिना। आप सबको पता होगा भगवान जब सांख्य योग में, उसके बाद ज्ञान विज्ञान योग, सांख्य ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान के साथ विज्ञान समझाता है। क्यों? उनको पता है सब कुछ का जरूरत है, तर्क के साथ ज्ञान विज्ञान सब कुछ जरूरी है। तो इसलिए आप सबको जानना जरूरी है। यहाँ पर बात श्रेष्ठता की नहीं है, बात प्रत्येक मानव के कल्याण की बात है। तो इसलिए आप सबको जानना चाहिए। तो इसलिए अंत तक कहेंगे ये जो ज्ञान था हमारे एक जीव से लेके पूरे ब्रह्मांड तक, जो ब्रह्मांड से लेके एक जीव हुए, उसके बाद होमो सेपियंस हुए, उसके बाद उनके अंदर जो चेतना के स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस सारे का उद्देश्य क्या है? अपने को जानना है। और अपने को जानने के लिए आपको एक ज्ञान है वेदांत, उसको आत्मसात करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी धर्म में हो सकते हैं, ये वेदांत धर्म नहीं है, ये वेदांत विज्ञान है। सो अंत में कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् अभवत्। जय भारत, जय हिंद, जय विश्व के कल्याण।